सरला के पति ने गांव में सरला और गोद की बच्ची को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली और गांव छोड़कर चला गया। सरला का गांव में भी कोई नहीं था, पर शहर में उसकी मौसी रहती थी, इसलिए सरला उनके पास शहर आ गई। ये ले, बोतल में दूध भर दिया है। अब तू तो जानती है सरला, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अब दूध ही ले लो, 60 रुपए किलो हो गया है। मुझे गलत मत समझना, मैं इस बोतल के दूध के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर वैसे भी पति छोड़कर दूसरी के साथ भाग जाए तो औरत की जिंदगी नरक बन जाती है। मौसी, मुझे मौसा जी से कहकर कोई काम दिलवा दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। देख सरला, मेरे भी अपने बेटा बहू परिवार हैं, मैं तुझे यहाँ रहने की हामी नहीं भर सकती। बाकी थोड़ी बहुत रोटी सब्जी दूध बांध देती हूँ, तू कहीं जाए तो रास्ते में तेरे काम आएगा। रुक, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। सरला जब मौसी का व्यवहार देखती है तो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ गई? चलो अच्छा है, बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? या तो वापस गांव चली जाती हूँ, पर टिकट के पैसे भी तो नहीं है, मुझे कोई काम ढूंढना होगा। भैया, कोई काम मिलेगा कुछ भी? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे प्रभु, मुझ गरीब की सहायता करो। हाँ लाखन, जल्दी जल्दी आलू छील, 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है। बिशन भी बीमार है और छुट्टी पर है, तुझे मेरे साथ लगना होगा ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। भैया जी, कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है, कुछ भी काम मिल जाए आपकी दुकान पर। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं? हाँ भैया जी, हमारे गांव में सब लोग तीज त्योहार पर घर पर ही सारे पकवान बनाते हैं। तो ठीक है, पहले आलू छीलने में लाखन की मदद करो, फिर ये मसाला बनाकर देगा, तुम समोसा भरती जाना, ठीक है? बाकी काम मैं समझा दूंगा। बच्ची को वहां सामने बोरी बिछाकर लिटा दो। सरला हलवाई की दुकान पर समोसे बनाने के काम में लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई उसे समझाता, सरला बिल्कुल समझदारी से वो काम करती। शाम के वक्त, वीरेंद्र भैया, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और समोसे बनकर तैयार भी हो गए। बहन, तुमने बहुत अच्छा और सफाई से काम किया है। ये लो अपनी मेहनत के 100 रुपए रखो। भैया जी, आज तो आपने काम दे दिया, पर शहर में मुझे कोई नहीं जानता। अगर मेरे लायक कोई और काम भी हो तो बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर पता कर लेना, हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वीरेंद्र भैया, सामने रेलवे स्टेशन पर कई समोसे बेचने वाले हमसे समोसा लेकर बेचते हैं, क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए? इसका भी भला हो जाएगा और आपका भी मुनाफा होगा। हाँ लाखन, ये बहन मेहनती तो दिखाई पड़ती है, साथ ही शरीफ और ईमानदार भी लगती है। उसे वापस बुला कर ला जरा। भैया जी, आपने बुलाया? हाँ बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है, तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, कहां कहां इसे लेकर भटकोगी। सामने रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचने का काम अगर तुम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर रेलवे स्टेशन पर बेच सकती हो। हाँ भैया जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो ठीक है, तुम आज से ही इस काम पर लग जाओ और समोसे बेचने शुरू कर दो। सरला रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने लगी। एक हाथ में वो अपनी गुड़िया को उठाए सुबह से शाम तक समोसे बेचती थी और शाम को वीरेंद्र को पूरी ईमानदारी से हिसाब देती थी। भैया जी, ये आज का हिसाब एक बार गिन लेते। सरला बहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुम पिछले 3 महीने से रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक मेहनत करके समोसे बेचती हो और टाइम पर शाम के वक्त मेरा पूरा हिसाब करती हो। भैया जी, वो जो कमरा आपने बताया था, मैंने 100 रुपए किराए पर ले लिया है। ठीक किया, फुटपाथ पर छोटे बच्चे के साथ इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ठिकाना तो मिला तुम्हें। सरला इसी तरह एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। ओ बेटा, हाथ अंदर करके बैठो, गाड़ी चल पड़ी है। ओ चोरनी, मेरे बच्चे को उठाकर भाग रही थी, बच्चा चोर। मैं बाथरूम क्या गई, ये औरत मेरे बच्चे को अकेला देखकर चुराने लगी। नहीं नहीं बहन, वो तो गाड़ी चलने लगी थी तो बच्चे को मैं हाथ अंदर करने के लिए बोल रही थी। क्या हुआ सुधा, ये शोर कैसा? मैं नीचे से पानी की बोतल लेने गया था। अजी, ये चोरनी हमारे बच्चे को बहलाकर अपने साथ ले जा रही थी। सरला, गुड़िया के बापू। अरे छोड़ो ना सुधा,
ट्रेन चलने वाली है, चलो गुस्सा मत करो, जाने दो, बैठ जाओ। छोड़नी कहीं की। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर सरला की आंखें भीग गई, पर वो खून का घूंट पीकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और सरला मीलों दूर तक गाड़ी को जाते देखती रही और वापस दुकान पर आ गई। लाखन, ये कौन है जो वीरेंद्र भैया को हिसाब के पैसे दे रही है? अरे ये सरला है, तू जब छुट्टी पर था तो तेरे पीछे वीरेंद्र भैया ने इसे काम दिया है। बेचारी गरीब सारा दिन प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती है। अच्छा, तो ये बात है, चलो बढ़िया है। बिशन, वो तुझे मैंने शादी वाले घर का पता लिखवाया था, ये मिठाई के डिब्बे वहां भिजवाने हैं। अच्छा सरला बहन, जिनके आज यहाँ शादी का कीर्तन है, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। उन्हें शादी के छोटे मोटे काम के लिए एक औरत चाहिए। तुम चाहो तो चली जाओ, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। बिशन जा रहा है, वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। सरला बिशन के साथ शादी वाले घर में चली जाती है। जी, ये वीरेंद्र भैया ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं और ये सरला है। आपको घर के कामों के लिए एक औरत की जरूरत थी तो वीरेंद्र भैया ने इसे भेजा है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे ही अंदर रख दो और सरला तुम रसोई में चली जाओ, वहां नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, मेहमानों के आगे लगानी है। बिशन मिठाई के डिब्बे मेज पर रखते हुए वहां पर एक घड़ी देख लेता है और चोरी की नीयत बना लेता है। ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, किसी को क्या पता चलेगा, चुपचाप जेब में डाल लेता हूँ। अच्छा मालकिन जी, मैंने मिठाई के डिब्बे अंदर रख दिए हैं, सरला अपने आप घर चली जाएगी, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी मेरी महंगी वाली ब्रांडेड वॉच नहीं मिल रही, मैंने यही मेज पर रखी थी कि तैयार होकर पहनूंगा। तुम्हारी घड़ी ऐसे कहाँ जा सकती है, हम सब तो घर के ही हैं, अभी मेहमान भी नहीं आए हैं। देखो इधर उधर ही कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। मम्मी मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है घड़ी। ये औरत आज ही काम पर आई है, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा ली? इधर आ, सच सच बोल, घड़ी तू नहीं चुराई है ना? नहीं, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर मैं कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो। बेटा पुलिस को बुला, तभी ये सच बोलेगी। सरला रोने लगती है तभी। रुक जाइए, असली मुजरिम सरला बहन नहीं, ये बिशन है। इसी ने आपके घर से घड़ी चुराई है, इसलिए मैं इसे खुद पकड़ कर लाया हूं। आपके घर मिठाई के डिब्बे रखकर जब ये दुकान पहुंचा। बिशन, तेरे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे आई? जब तू मिठाई के डिब्बे देना गया था तब तो तेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे तू क्यों इतनी जासूसी कर रहा है, अपने काम से काम रख। लाखन सही कह रहा बिशन, ये घड़ी तुम्हारे पास कहां से आई, सच सच बताओ। कहां से आई मतलब? वीरेंद्र भैया, मैं घड़ी खरीद भी तो सकता हूं। लाखन, इतनी महंगी घड़ी तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये घड़ी कम से कम 50,000 रुपए की है। सीधी तरह बता दो कि तुमने ये घड़ी कहां से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर बिशन ने सच बोल दिया और मैं इसे यहां ले आया। सरला बहन चोर नहीं है, मैं सरला बहन को पिछले कई महीनों से जानता हूं। माफ करना बेटी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी घड़ी मिल गई, मुझे ये सुकून है। वीरेंद्र भैया, आज आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगने से मुझे बचा लिया, अगर आप ना होते तो। वीरेंद्र जी, अगर ये वाकई में मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर पर ही काम पर लग जाए, मैं इसे अच्छी पगार दूंगी। ये तो सरला बहन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सरला बहन, तुम यहाँ काम करके अपनी गुड़िया की देखभाल और अच्छे से कर पाओगी। वीरेंद्र बिशन को पुलिस के हवाले कर देता है और सरला उसी घर में काम पर लग जाती है और अपनी बच्ची की देखभाल करते हुए दिन गुजारने लगती है। गरीब वसुधा और उसकी 3 मासूम बेटियों की। वसुधा का पति किशोर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ वसुधा चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए वसुधा ने अपने घर के बाहर ही एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली। चल जल्दी से मूंगफली लेकर आ, आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है, दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। जा। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाती है तू? है?
रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। किशोर वसुधा का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियां जमीन पर गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नालियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले अब बेच, और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सबके सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3-3 मनहूसों को मर दिया मेरे सिर पर। सिर पर मर दिया? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं, और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, मुझसे जबान लड़ाएगी तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। किशोर वसुधा के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर सहम गई थी। सबसे बड़ी बेटी छाया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। किशोर गुस्से में छाया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से छाया को सिर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी किशोर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वसुधा की बात को अनसुना कर किशोर वहाँ से चला जाता है। छाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियां विभा और दीक्षा बुरी तरह से रो रही थी। किशोर के मारने की वजह से वसुधा खुद उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोनों बच्चियों को प्यार से समझाकर घर में रहने को कहा। इसके बाद वो छाया को लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टर कामिनी ने छाया का इलाज किया और कुछ ही देर में छाया को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। वसुधा डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर कामिनी ने वसुधा से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 छोटी बच्चियां हैं मेरी, और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर वसुधा जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर कामिनी को वसुधा पर दया आ जाती है। वो अपने पास से वसुधा को सारी दवाइयाँ दे देती हैं, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती हैं। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है। एक बार छाया ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से वसुधा कामिनी के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्दी वसुधा की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन ये सब वसुधा के पति किशोर को पसंद नहीं आ रहा था। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं? और कल जब मैंने मांगे तो एक ढेला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे तुम्हारे साथ बंध के, वैसे इनके भी फूटते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएंगे? हैं? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है। अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं।
अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू, है? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। और अब से तुम एक बात मत भूलना, अगर मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाए ना तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वसुधा उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। असल में अब वसुधा भी किशोर से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर कामिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा, आज खुद ही छोड़ दिया, उसका घर भी और उसे भी। अब वो जाने और उसका काम जाने, मेरा और मेरी बच्चियों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वसुधा, अब तुम रहोगी कहाँ और तुम्हारी बच्चियां, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी। मैंने यहाँ अस्पताल के पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया है, मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की भी चिंता नहीं रहेगी। वसुधा की बात सुनकर डॉक्टर कामिनी मुस्कुराने लगती हैं और फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती हैं। तस्वीर देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो उन्हें इस तस्वीर में हर रोज देखती हैं। मैंने देखा है, हर रोज आप उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं, उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम में देख लिया मैंने उन्हें। वसुधा, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, कई साल पहले ठीक वैसा ही मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं वो कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी है वसुधा। आज मैं और मेरी दोनों छोटी बहनें जो कुछ भी हैं, मेरी माँ की वजह से ही हैं। ये देखो, ये मेरी छोटी बहन शालिनी है, आज ये कंप्यूटर इंजीनियर है, और ये सबसे छोटी बहन मालिनी, ये एक प्रोफेसर है। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पिता भी हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और हमें आज इतना बड़ा बना दिया। मुझसे वादा करो वसुधा, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। वसुधा ने डॉक्टर कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। उस वक्त भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे।